IAS अकेडमी में भारतीय इतिहास की सीरीज में आज हम पाल वंश के इतिहास को देखेंगे और उसमें भी हम इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे। इसमें हम गोपाल से लेकर जो विग्रहपाल द्वितीय वहां तक की शासन व्यवस्था को समझेंगे। जो पाल वंश के संस्थापक है या जो पाल वंश के जनक हैं गोपाल, वहां से जब पाल वंश का प्रथम बार पतन हो, पाल वंश आपको कई टुकड़ों में बनता और बिगड़ता हुआ मिलेगा। तो जो पहला चरण है पाल वंश का, उसके विषय में हम देखेंगे, जहां गोपाल से लेकर विग्रहपाल द्वितीय तक का शासनकाल हम देखेंगे। इनकी प्रमुख उपलब्धियों के विषय में जानेंगे और यह हमारी परीक्षाओं के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, उन सारे तथ्यों को हम देखेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं पाल वंश के विषय में। जब हम पाल वंश का शासन क्षेत्र देखते हैं तो मुख्यतः यह बंगाल के क्षेत्र में हमको केंद्रित दिखता है। उसके साथ उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, वर्तमान जो उत्तराखंड है उसका कुछ क्षेत्र, और यहाँ तक जो पंजाब का कुछ एरिया, वहां तक हमको पाल वंश का क्षेत्र दिखता है। तो पंजाब से लेकर, और पंजाब में भी जालंधर से लेकर जो बंगाल की खाड़ी तक का, वहां पर हमको पाल साम्राज्य का क्षेत्र दिखता है। और अपनी शासन व्यवस्था को यहाँ स्थापित कर हमने त्रिगुटीय संघर्ष देखा था, उसमें पाल साम्राज्य भी एक प्रमुख भागीदार, वह सब कुछ हम समझ चुके हैं। तो अब हम समझेंगे कि जो पाल वंश है इसका उदय किस प्रकार से हुआ, कौन से प्रमुख राजा। जब हम पाल वंश के राजाओं को देखें, सबसे पहले हमको मिलता है गोपाल प्रथम, यही पाल वंश का संस्थापक है। उसके बाद धर्मपाल, धर्मपाल के बाद देवपाल, देवपाल के बाद महेंद्रपाल, उसके बाद सूरपाल प्रथम, फिर गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल प्रथम, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल तृतीय और विग्रहपाल द्वितीय, उसके बाद महिपाल प्रथम, फिर नयापाल, विग्रहपाल तृतीय, महिपाल द्वितीय, सूरपाल द्वितीय, रामपाल, कुमारपाल, गोपाल चतुर्थ, मंडलपाल, गोविंदपाल और पाला, यह सबसे अंतिम राजा के रूप में हमको मिलता है। सारे राजाओं के नाम आपको ध्यान नहीं रखने हैं, 2-3 आपको ध्यान रखिए। गोपाल के विषय में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, यह पाल वंश का संस्थापक। के बाद धर्मपाल और देवपाल, यह दोनों प्रमुख है। के बाद जो महिपाल प्रथम है, जिन्होंने पुनः पाल वंश की पुनर्स्थापना की, मतलब एक बार पाल वंश स्थापित होता है, वह कमजोर हो जाता है या पतन की ओर चला जाता है, तो को फिर से स्टैब्लिश करने का जो काम वो महिपाल प्रथम ने किया था, तो उससे हम देखेंगे इसका पार्ट सेकेंड। तो गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम, यह पाल वंश के प्रमुख राजा हैं, जिन्हें आपको ध्यान रख। पाल वंश की उत्पत्ति पर हमको कई सारे विवाद मिलते हैं। जैसे जो खलीमपुर ताम्रपत्र शिलालेख है, वह कहता है कि जो इनका पहला राजा है गोपाल, यह वाप्यता नामक योद्धा का पुत्र है। इसी तरह से कामचरितम यह प्रमाणित करता है जो वरेंद्र क्षेत्र है, अर्थात जो उत्तरी बंगाल का क्षेत्र है, वही पालों की पितृभूमि थी। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं जो पाल वंश के लोग हैं यह सूर्यवंशीय क्षत्रिय हैं। इसी में हमको एक मिलता है बाललाला चरित। बाललाला चरित में यह कहा गया है कि पाल क्षत्रिय थे। मंजूश्री उल कल्प कहता है कि पाल शूद्र हैं। अबू फजल कहता है पाल कायस्थ हैं। और जो आधुनिक विद्वान है वह यह मानते हैं कि पाल बौद्ध धर्म से कनेक्टेड थे। तो पालों की उत्पत्ति पर कई सारे विवाद है। कुछ इनको क्षत्रिय मानते हैं, कुछ क्षत्रिय नहीं मानते, कुछ कायस्थ मानते हैं और कुछ बौद्ध धर्म से कनेक्टेड मानते हैं। पालों के विषय में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि यह बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इनकी जो निर्माण कला है, इनके जो शासनादेश हैं, उन सब में हमको बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव दिखेगा। तो इसलिए जो आधुनिक इतिहासकार हैं वह यह मानते हैं कि पाल बौद्ध धर्म से कनेक्टेड। इनकी उत्पत्ति का घटनाक्रम हम समझ लेते हैं। अभी हमने विचारधारा समझी कि किस प्रकार की विचारधारा है इनकी उत्पत्ति के पीछे। अब हम घटनाक्रम को समझ लेते हैं कि किस तरह से पाल वंश का उद्भव हुआ। हम देखते हैं बंगाल के क्षेत्र को, और वहां पर एक शासक हुआ करता था शशांक, जिसका विरोध था हर्ष के समयकाल के समय से। आपने देखा था कि जो हर्ष की बहन है उनके पति की हत्या की, उस इस तरह के घटनाक्रम आप पीछे देख चुके हैं। तो जो बंगाल का शासक था शशांक, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल के क्षेत्र अराजकता की स्थिति बनी रहती है। इस समय काल को जो विद्वान है या समकालीन जो लेखक, वह मत्स्य न्याय की संज्ञा देते हैं। यह मत्स्य न्याय का समय काल है। मत्स्य न्याय का मतलब कि बिना तर्कों के आधार पर, बिना साक्ष्यों के आधार पर किया गया जो न्याय है वह मत्स्य न्याय की संज्ञा में आता है। बहुत सामान्य भाषा में हम समझना चाहें तो मत्स्य न्याय का इसको काल कहते हैं। इसी मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए जब प्रकृति ने, और प्रकृति किसका रूप है, सामान्य जनता, तो मतलब शब्द इस्तेमाल किया जाएगा प्रकृति, लेकिन वह इस्तेमाल हो रहा होगा दरअसल सामान्य जनता के लिए। तो अराजकता की स्थिति से परेशान होकर जब सामान्य जनता ने प्रार्थना, तो गोपाल को एक राजा के रूप में यह लोग चयनित करते हैं। तो एक श्लोक मिलता है आपको, मत्स्यापतो हितुम प्रकृति विलक्ष्य कर ग्राहितः। तो एक तरह से अवतार जैसा माना जाता है गोपाल को, जो इस अराजकता की स्थिति से बंगाल के क्षेत्र को उबारेगा। तो गोपाल का यहाँ उद्भव होता है। इतिहासकार के रूप में अगर हम देखें
तो हमको यह मिलता है कि जो गोपाल है यह कोई सेना नायक था जिसे वहां की जनता ने अपना राजा चुन लिया और यह नेतृत्वकर्ता की भूमिका में उपस्थित हो गया। इसी क्रम में हम देखते हैं कि 750 ईस्वी में इस गोपाल का राज्यारोहण होता है, मतलब गोपाल को राजा बना दिया जाता है। और इसका शासनकाल कब से कब तक है? 750 से 770 ईस्वी। गोपाल की मृत्यु के बाद जो गोपाल का पुत्र है धर्म, यह राजा बनता है और 770 से 810 ईस्वी तक यह शासन व्यवस्था को संभालता है। धर्मपाल के विषय में अगर हम देखें तो प्रारंभ में जो प्रतिहार राजा था वत्सराज, उसने इसको हरा दिया था। हम त्रिकुटी संघर्ष को देखना चाह रहे हैं फिर से, तो प्रतिहार राजा वत्सराज ने इसको हरा दिया था, लेकिन हस्तक्षेप किया राजपूत राजा ध्रुव ने और इसने धर्मपाल को भी हराया और वत्सराज को भी हरा दिया। दोनों को हरा दिया किसने? ध्रुव ने। इसके बाद क्या होता है? ध्रुव दक्षिण की ओर लौट जाता है, उसकी कुछ आंतरिक समस्याएं थी साम्राज्य में, तो ध्रुव दक्षिण की ओर लौट जाता है। इससे जो उत्तर का क्षेत्र है वह धर्मपाल के अधीन हो जाता है और धर्मपाल वहां पर एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करता है। धर्मपाल ने क्या किया? जो कन्नौज का क्षेत्र है वहां इंद्रायुध को हराया और जो इनका नॉमिनेशन था, मतलब जिसको ये लोग राजा बनाना चाह रहे थे, चक्रायुध, उसको राजा बनाया। इंद्रायुध और चक्रायुध दोनों ही राजा बनने के दावेदार थे। कहां पर? कन्नौज में। लेकिन चक्रायुध को समर्थन दिया किसने? धर्मपाल ने, और वहां पर चक्रायुध राजा बन जाता है। इसी समय काल तक हम देखते हैं कि जो धर्मपाल का शासन क्षेत्र वह जालंधर तक के क्षेत्र तक पहुंच जाता है। लेकिन इसी समय क्या होता है? जो वत्सराज का पुत्र है, वत्सराज कौन? प्रतिहार राजा, जिसको ध्रुव ने हराया था। तो जो वत्सराज का पुत्र है नागभट्ट द्वितीय, यह कन्नौज पर अधिकार कर लेता है और जो चक्रायुध है, चक्रायुध कौन? कन्नौज में जिसको राजा बनाया था धर्मपाल ने, उस चक्रायुध को राजा के पद से हटा देता है। फिर नागभट्ट द्वितीय मुंगेर की ओर आगे बढ़ता है और धर्मपाल को भी पराजित कर देता है। इसके बाद राजपूत वंश के राजा गोविंद तृतीय फिर से हस्तक्षेप करते हैं। जैसे यहाँ हस्तक्षेप किया था ध्रुव ने, उसी तरह से गोविंद तृतीय भी हस्तक्षेप करते हैं और नागभट्ट द्वितीय को, जो कि राजा है किसका? प्रतिहार वंश का, उसको पराजित कर देते हैं। इसके बाद धर्मपाल को भी आत्मसमर्पण करने के लिए और गोविंद तृतीय के साथ संधि करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो गोविंद तृतीय से संधि कर लेता है कौन? धर्मपाल। और गोविंद तृतीय पराजित कर देते हैं किसको? नागभट्ट द्वितीय को। इससे जो धर्मपाल और जो गोविंद तृतीय है के मध्य एक संधि स्थापित हो जाती है, जिससे धर्मपाल का क्षेत्र गोविंद तृतीय के समर्थन से स्टेब्लिश हो जाता है। बाद में हम फिर देखते हैं कि जो चक्रायुध, जो कि कन्नौज का राजा है, यह भी गोविंद तृतीय की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार से धर्मपाल गोविंद तृतीय के साथ संधि कर जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वहां का नियंत्रणकर्ता बन जाता है। इसके बाद धर्मपाल के विषय में कुछ तथ्यों को हम और देखना चाहें तो जो 11वीं शताब्दी का गुजराती कवि है सोडटल, तो सोडटल कहता है कि यह उत्तरापथ का स्वामी है। धर्मपाल को विभिन्न लेखों में पर सौगत की संज्ञा मिलती है। धर्मपाल ने क्या किया था? जो विक्रमशिला है और जो सोमपुरी है वहां पर बिहारों की स्थापना की। तो विक्रमशिला बिहार जो कि बहुत फेमस है, बाद में विश्वविद्यालय के रूप में यह कन्वर्ट हो जाता है। उस विक्रमशिला विहार की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। धर्मपाल की राज्यसभा में ही हमको एक बौद्ध लेखक हरिभद्र भी मिलते हैं। जब धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया तो एक शानदार दरबार का भी आयोजन किया था, जिसमें पंजाब के पूर्वी राजस्थान आदि के राजा भी उपस्थित थे। तो इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि जो धर्मपाल का प्रभाव क्षेत्र था वह पंजाब के क्षेत्र तक तो था, इसके साथ साथ जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है वहां पर भी धर्मपाल का प्रभाव हम देख पाते हैं। धर्मपाल के बाद राजा बनता है देव। 810 से 850 ईस्वी का इसका काल। यह धर्मपाल का पुत्र होता है। जो पुरालेखी अभिलेख हैं वह बताते हैं इसने भी दूर दूर तक विजय अभियान किए, बहुत सारे युद्ध किए। जो बादल स्तंभ है उस पर लिखा गया है कि उत्कलों की प्रजाति का सफाया कर दिया, हूणों का मंड खंडित कर दिया, द्रविड़ तथा गुर्जर शासकों को अपने अभियानों के दौरान ध्वस्त कर दिया। तो देखिए जो उत्कल शासक हैं उनको पराजित किया, जो हूणों का आक्रमण था उसको रोका, द्रविड़ों को भी रोका और जो गुर्जर शासक हैं, गुर्जर प्रतिहार शासक, उनके अभियानों को भी ध्वस्त किया। इसके साथ साथ यह भी माना जाता है कि देवपाल ने प्राग ज्योतिषपुर अर्थात जो वर्तमान असम का क्षेत्र है वहां पर भी आक्रमण किया और जो राजा था असम का या प्राग ज्योतिषपुर का, उसने आत्मसमर्पण कर दिया किसके सामने? देवपाल के सामने। अरब यात्री सुलेमान भी बताता है कि देवपाल उस समय के जो प्रतिहार राजा हैं, जो राजपूत राजा हैं, उन सब में सबसे शक्तिशाली। देवपाल भी अपने पिता धर्मपाल की तरह
बौद्ध धर्म को मानने वाला था और इसने न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर सुमात्रा और जावा के जो शैलेंद्र वंशीय शासक पालपुत्र देव, उन्होंने एक बौद्ध विहार बनवाया था। तो उस बौद्ध विहार के रख रखाव के लिए 5 गांवों को अनुदान में दिया था। किसने? देवपाल। और इसने भी उपाधि धारण की, कौन सी? पर सौगत की। कुछ विद्वानों के अनुसार जो ओदंतपुरी विहार है उसका निर्माण भी देवपाल ने करवाया था। हालांकि यह संशय का विषय है, कुछ इस पर विवाद है। तो 2-3 चीज जो आप ध्यान रखिए, प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण किसने किया था, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो देवपाल ने किया था। जो शैलेंद्र वंशी शासक हैं पालपुत्र देव, उनको बौद्ध विहार बनाने के लिए गांवों का अनुदान किसने दिया था, वह भी पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि देवपाल उससे संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है देवपाल से संबंधित। देवपाल के बाद हम देखते हैं कि जो इसका बड़ा पुत्र है राज्यपाल, यह शासन व्यवस्था को संभालता है। और राज्यपाल के बाद जो धर्मपाल का दूसरा पुत्र महेंद्रपाल, यह शासन व्यवस्था को संभालता है। महेंद्रपाल ने क्या किया? हूणों के खिलाफ बहुत सारे अभियान चलाए और हूण आक्रमण लंबे समय तक भारत में रोक के रखा। महेंद्रपाल के बाद जो इनका छोटा भाई शूरपाल प्रथम, यह राजा की भूमिका में आता है। जो मिर्जापुर तामपत्र है वह सिद्ध करता है कि शूरपाल का जो शासन क्षेत्र है वह बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर हमको मिलता है। शूरपाल के बाद गोपाल द्वितीय शासन व्यवस्था को संभालता है। हालांकि हम देख पाते हैं कि गोपाल द्वितीय के बाद राजा कौन बनता है वह हमको ठीक से पता नहीं है, क्योंकि एक छोटे टाइम फ्रेम में हमको गैप दिखता है गोपाल द्वितीय से जो इनके अगले राजा हैं विग्रहपाल प्रथम तक। तो गोपाल द्वितीय से विग्रहपाल प्रथम तक जो एक गैप है, उस गैप में राजा कौन था यह हमको पता नहीं लगता है। फिर राजा बन रहा है कौन? विग्रहपाल प्रथम, 850 से 854 ईस्वी। इसने बहुत थोड़े समय तक ही शासन व्यवस्था को संभाला और फिर संन्यास ग्रहण कर लिया। तो विग्रहपाल संन्यास ग्रहण कर लेता है और अपने पुत्र नारायण पाल के पक्ष में शासन को छोड़ देता है। नारायण पाल भी यही काम करता है, यह भी संन्यास ग्रहण कर लेता है और शासन व्यवस्था को छोड़ देता है। नारायण पाल से संबंधित एक तथ्य यह है कि इसने शिव के सम्मान में एक मंदिर का निर्माण करवाया। अब यह तथ्य क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम पाल वंश को देख रहे हैं तो यह बौद्ध धर्म से ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि यह बहुत सारे विहारों का निर्माण करवा रहा है। लेकिन नारायण पाल ने क्या किया? शैव मंदिर का निर्माण करवाया। तो जिस समय शैव धर्म भी उभर रहा था, बहुत तेजी के साथ उसका विकास हो रहा था। हालांकि सनातनी व्यवस्था में माने तो शैव धर्म तो अनंत काल से है, लेकिन जो इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ते हैं वहां अगर हम देखें तो शैव धर्म भी उस समय अपने चरम पर था, उसका बहुत तेजी से विकास हो रहा था। तो शैव धर्म से संबंधित एक मंदिर का भी निर्माण करवाया किसने? नारायण पाल ने। नारायण पाल के बाद जो इनका पुत्र राज्यपाल, यह शासन व्यवस्था को संभालता है और राज्यपाल के बाद गोपाल तृतीय शासन को संभालता है। कुछ साक्ष्य बताते हैं कि गोपाल तृतीय का काल आते आते जो पाल साम्राज्य है यह बहुत कमजोर हो चुका था, बहुत सारे टुकड़ों में यह टूट चुका था। क्योंकि देखिए कई चीजें हो रही हैं। एक तो जो बौद्ध धर्म का समर्थन था वह समर्थन दूर होता हुआ हमको मिलेगा पाल साम्राज्य से। दूसरा, बहुत जल्दी जल्दी इनके राजा परिवर्तित हो जाएंगे, इससे जो शासन में स्थिरता आनी चाहिए वह स्थिरता हमको नहीं दिखती है। तो इससे जो पाल साम्राज्य है वह कमजोर होगा। दूसरा, जो आसपास के शक्तियां या जो आसपास के शक्तिशाली राजा हैं वह अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे। उनमें कुछ ऐसे राजा होंगे जो बहुत शक्तिशाली होंगे, बहुत प्रभावशील होंगे। तो इन सब कारणों से पाल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इस कमजोरी का लाभ उठाता है गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य और इनका राजा होता है मिहिर भोज, जो कि बहुत शक्तिशाली है। इसने लाभ उठाया। इसके साथ साथ जो असम का क्षेत्र है वहां के राजा ने भी लाभ उठाया। मिहिरपाल ने पाल राजाओं को हराया और अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया। जो असम का राजा है इसने जो अधीनता स्वीकार की थी उस अधीनता को छोड़ दिया और स्वतंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना की। इनका राजा मिलता है हमको हरजरा। तो हरजरा नामक असम के राजा ने पाल साम्राज्य से स्वतंत्रता घोषित कर दी और जो गुर्जर प्रतिहार हैं इन्होंने पालों के क्षेत्र पर अधिकार किया। कुछ साक्ष्य यह भी बताते हैं कि जो पाल साम्राज्य है वह सिमट कर केवल बंगाल के क्षेत्र तक ही सीमित हो गया, क्योंकि असम के क्षेत्र में आप देख रहे हैं वहां शक्तियां उभर रही हैं। जो गुर्जर प्रतिहार हैं जो मुख्यतः पालों से उत्तर पश्चिम हमको मिलते हैं, वह भी अपने शासन क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। हालांकि एक उल्लेख हमको मिलता है भागलपुर शिलालेख में। भागलपुर कहाँ? बिहार में। तो यहाँ के एक शिलालेख में हमको यह उल्लेख मिलता है कि पाल वंश के राजा ने तो गांव दान में दिए हैं एक ब्राह्मण को। तो गांव दान देने की जो व्यवस्था है इससे हम यह जानते हैं कि यह व्यवस्था तभी अपनाई जा सकती है जब वह क्षेत्र उस राजा के अधिकार में हो। तो जो साक्ष्य यह मानते हैं कि जो शासन क्षेत्र था पाल वंश का वह सिमट कर बंगाल तक ही रह गया था, भागलपुर शिलालेख उसका विरोध करता है। वह साक्ष्य देता है कि बिहार के क्षेत्र में भी पाल वंश के राजा गांव दान में
दे रहे थे, अर्थात वह भी इनके अधिकार क्षेत्र में था। फिर राजा बनता है विग्रहपाल द्वितीय। यह गोपाल तृतीय का पुत्र है और जो कलचुरी शासक हैं और जो चंदेल शासक हैं, वह इस समय तेजी से आक्रमण कर रहे होते हैं। उन आक्रमणों का यह सामना करता है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि अब जो पाल साम्राज्य है वह कई टुकड़ों में टूट जाता है। हम कमजोर होता हुआ पाल साम्राज्य देख रहे हैं। यह पहला चरण है जब पाल साम्राज्य कमजोर होगा लेकिन फिर से उठ खड़ा होगा। तो पाल साम्राज्य कई टुकड़ों में टूट गया। जो गौड़ है, राधा है, अंग है, वंगा है, ऐसे छोटे छोटे राज्य बन गए। जो गौड़ राज्य है वहां पर कंबोज पाल वंश का शासन स्थापित हो गया। अब देखिए, पालों की भी एक शाखा है कंबोज पाल वंश, तो वहां पर इनकी शाखा स्थापित हो गई। तो हरगेला का क्षेत्र है, अर्थात जो पूर्वी और दक्षिणी बंगाल का क्षेत्र है, वहां पर कांति देव ने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली और स्वतंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी। इसके अलावा जो कुछ अधिकारी थे पाल वंश के, इन्होंने भी बहुत सारे क्षेत्रों को हड़प लिया और एक तरह से सामंत के रूप में अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित कर दिया। तो इस तरह से जो पाल साम्राज्य जो एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था धर्मपाल के समय, वह पाल साम्राज्य कमजोर हो जाता है और कई सारे टुकड़ों में टूट जाता है। यह पाल साम्राज्य के पतन का पहला चरण। लेकिन अभी पाल साम्राज्य में एक और प्रतापी राजा बाकी है जो इस पाल साम्राज्य को पुनः स्थापित करेगा, इसकी सीमा रेखाओं को बढ़ाएगा और फिर से पाल साम्राज्य की धाक को स्थापित करेगा। इस वीडियो में हम विग्रहपाल द्वितीय तक ही देखेंगे, जैसा हमने थंबनेल में भी आपको बताया। इसके अगली वीडियोस में हम इसके आगे के राजाओं को देखेंगे। आशा करता हूं इस वीडियो से आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिले होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।